हेलो बच्चों, this is going to be your 11th topic wise test and we are going to discuss it. In the first question, the resistive force acting on a body is given as force equals to some constant, velocity square, area divided by density. एंड आपको ये जो कांस्टेंट k है इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है. तो जो ये कांस्टेंट k है दिस इज़ फोर्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी स्क्वायर इनटू एरिया. एंड जो k का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए दैट इज़ इक्वल्स टू फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला दैट इज़ mLt-2 एंड जो डेंसिटी है इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला इज़ mass per unit volume, this divided by velocity that is Lt-1 this power 2 and area that is L square. ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो k कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी कैपिटल X. तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है X के लिए आप उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज़ दिस इज इक्वल टू e पावर है 5/2. तो दिस इज 5/2 टाइम्स डेल्टा a बाई a दैट इंटू 100 प्लस b स्क्वायर तो 2 टाइम्स डेल्टा b बाई b दैट इंटू 100 प्लस c पावर 1/3 दैट इज़ 1/3 डेल्टा c बाई c दैट इंटू 100. ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एंड इसमें से आप डाटा पुट करेंगे. तो दिस इज़ 5/2 इंटू 2, a में परसेंटेज एरर 2 दिया गया है प्लस दिस इज 2 टाइम्स b में परसेंटेज एरर इज़ 1 प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c इज़ दैट इज़ 3%. ठीक है, यहाँ से जो अभी आपका आंसर आना चाहिए ये आपका होना चाहिए दिस इज़ 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 दिस इज़ 8%. ये आपका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड है दिस इज़ 3.652 सेंटीमीटर. आपका जो मेजरमेंट 1 है इसमें रीडिंग दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर एंड जो सेकंड मेजरमेंट है दिस इज़ 3.48 सेंटीमीटर. तो वो मेजरमेंट या फिर वो रीडिंग जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होता है उससे हम लोग बोलते हैं कि ये रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है. एंड जो रीडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस होता है उसको हमको लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा प्रेसाइज है. ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा उसका लिस्ट काउंट ज़्यादा कम होगा. वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रीडिंग दे सकता है बट ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये डेसिमल के 1 प्लेस तक रीडिंग दे रहा है. तो ये आपका ज़्यादा प्रेसाइज रीडिंग हुआ और ये आपका कम प्रेसाइज रीडिंग हुआ. लेकिन ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट है. सो 3.6 इज़ मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रेसाइज. ओके, तो आपका ये थर्ड वाला आंसर हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफ गिवन है तो आप उसमें ग्राफ में देखो. ठीक है, पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 3 टाइम्स. तो जितनी बार xt ग्राफ का स्लोप 0 होगा उतनी बार वेलोसिटी 0 होगा एंड उतनी बार पार्टिकल रेस्ट पर आएगा. तो यहाँ पर दिख रहा है कि 4 बार स्लोप 0 है दैट मीन्स वेलोसिटी 4 बार 0 होगा, पार्टिकल रेस्ट पर 4 बार आएगा. मैक्सिमम स्पीड इज़ एट सी वाले पॉइंट पर आपका x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. वहाँ पर तो स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी आपका 0 है और बोला जा रहा है कि स्पीड मैक्सिमम है. तो ये गलत है. थर्ड ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड सोन इज़ पॉजिटिव. बोला जा रहा है कि टोटल टाइम पीरियड में जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ पॉजिटिव. तो एवरेज वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो आपका यहाँ पर दिख रहा है कि इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट एंड फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब जो
नेट रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब आपका एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ में बोला जा रहा है कि वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ मोशन। स्टार्टिंग के 4 सेकेंड में जो स्लोप है वो कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कभी नेगेटिव होगा, कभी जीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि पॉजिटिव है, तो ये गलत है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर स्पीड पूछा जा रहा है। तो आप ये रिलेशन यूज कर लो, ठीक है। v इक्वल्स टू a dt, dv इक्वल्स टू a dt, एंड इसको इंटीग्रेट कर लेंगे t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो भी वेलोसिटी होना चाहिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। आपसे स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए दैट इज़ स्पीड, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ट्रेन ए मूव्स टुवर्ड ईस्ट एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव टुवर्ड वेस्ट विथ स्पीड दिस। तो जो ए ट्रेन है वो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, एंड जो ट्रेन बी है ये आपका वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, स्पीड इज़ 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मंकी इज रनिंग ऑन ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विथ स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है कि जो ट्रेन ए है इस पर जो मंकी है, मंकी ट्रेन के अगेंस्ट रन करना चाह रहा है, और कितने स्पीड से 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो मंकी का स्पीड है ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में दिया गया है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये अगेंस्ट जाना चाह रहा है, मतलब ट्रेन ए के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो पहले कैलकुलेट करो कि जो मंकी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा वेलोसिटी होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए को दिखाई दे रहा है कि मंकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज -27 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 90। आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 63 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका मंकी का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से देखने में कितनी स्पीड से जा रहा होगा, 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ग्राउंड से देखने पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो ट्रेन है वो इससे ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि कोई अगर पैसेंजर बी वाले ट्रेन में है तो ये इसको मंकी को कितने स्पीड से देखेगा। तो बी के रिस्पेक्ट में मंकी का स्पीड पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये आपका कितना होना चाहिए। अगर ट्रेन बी ऑब्जर्व करेगा तो अपना वेलोसिटी जस्ट उल्टा करके ऐड कर देगा, तो आपका आंसर होने वाला है दिस इज 63 प्लस 144 एंड दिस इज 207 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है कि जो ब्लड है उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड। अपने को पता है कि इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये जब मूव करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ये h हाइट नीचे ड्रॉप होता है, या फिर इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर और नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ से ये नीचे ड्रॉप होने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया तो ये 5 सेंटीमीटर वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप हुआ, और कुछ डिस्टेंस चला होगा x डायरेक्शन में, तो ये x आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले कैलकुलेट करो कि ये 5 सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए कितना समय लेगा। तो दिस इज हाफ ऑफ g का वैल्यू इज 10 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस आया, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100, इतना मीटर। आप यहाँ से टी के वैल्यू सॉल्व करो, दिस इज 5
ये कैंसिल हुआ, दिस इज़ 5 एंड ये कैंसिल हुआ, t का वैल्यू इज़ दिस इज़ 1/10 सेकेंड एंड 1/10 सेकेंड में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला होगा, दैट इज़ हॉरिजेंटल डायरेक्शन का स्पीड दैट इनटू टाइम, दिस इज़ 1/10 सेकेंड। फाइनली आपका आंसर आ रहा है दिस इज़ 30 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो वेलोसिटी होना है t = 1 सेकेंड पर, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इसका डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी इज dr/dt। आप इसको डिफरेंशिएट करो, दिस इज़ 4i कैप प्लस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 8t कैप, और t = 1 पुट करोगे जब इसमें तो आना चाहिए 4i कैप प्लस 8j कैप। दिस इज़ वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। इसमें बोला जा रहा है कि जो डायरेक्शन है x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो x डायरेक्शन में आपका हो गया 4 एंड y डायरेक्शन में हो गया दिस इज़ 8 एंड दिस इज नेट वेलोसिटी, सपोज करो दिस एंगल इज़ थीटा। तो आपका जो tan थीटा मिलना चाहिए, tan थीटा इज़ 8/4, दैट मीन्स दिस इज़ थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ 2। ये आपका आंसर हुआ, ये पॉजिटिव x एक्सिस एंगल आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये जो स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट, इसी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए 100 न्यूटन एंड ये एक फोर्स इधर हो गया, सपोज कर लो T1 एंड एंगल देख लो कितना होना चाहिए। ये वर्टिकल से एंगल बना रहा था 60 डिग्री, तो आपका ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ दिस टेंशन इज़ T2। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि T2 कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर सॉल्व करो। T1 का cos 60 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस इज़ T1 cos 60 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट ये बराबर होना चाहिए 100 के, एंड जो T1 का sin 60 डिग्री कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट T1 sin 60 डिग्री और दिस इज़ T2। तो आप T1 का वैल्यू यहाँ से ला करके इसमें पुट करेंगे तो आपको T2 मिलेगा। ठीक है, एंड T2 इज़ 100√3 न्यूटन। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। बोला जा रहा है कि जो बॉलर है उसी की डायरेक्शन में जो बॉल है उसको हिट किया, वापस बॉल उसी डायरेक्शन में चला गया। तो बॉल सपोज करो कि ऐसा आया था बॉलर से टुवर्ड द बैट्समैन एंड ये वापस चला गया सेम स्पीड से। तो आपका जो चेंज इन स्पीड होना चाहिए, दिस स्पीड इज़ v, दिस स्पीड इज़ v। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप इम्पल्स कैलकुलेट करो। तो इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स को हम लोग लिखते हैं दैट इज़ फोर्स इनटू जो भी टाइम है, दैट इज़ अगर स्मॉल कांस्टेंट फोर्स है तो F∆t लिख देते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन करते हैं एंड दिस इज़ ये इक्वल होता है आपका मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी के। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको इसमें ये चीज़ कैलकुलेट करना है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ 2 टाइम्स v, आपका आंसर कितना होने वाला है, मास इज़ 0.1 kg एंड चेंज इन वेलोसिटी इज़ 2 इंटू जो भी स्पीड था 10। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपका आना चाहिए दिस इज़ 2 एंड यूनिट क्या होना चाहिए, दिस इज़ न्यूटन सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, एंड F=ma लिखेंगे सभी ब्लॉक के लिए। एक ट्रिक भी होता है कि आप इसमें डायरेक्टली देखो कैसे लिखोगे आंसर। So this is 10 kg, this is 6 kg एंड ये आपका है 2 kg। ठीक है,
तो सपोज करो कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए ए, एंड इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए ए। आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, F=ma लिखो, इसके लिए F=ma लिखो, इसमें टेंशन T1 T2 जो भी होना चाहिए, इसका मोशन इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए। हाँ, इसके लिए भी लिखेंगे T1 - T2 - F मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपका आंसर मिलेगा। एक ट्रिक होता है कि आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन इज़, जितना भी इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसको लिखेंगे ना, कि मोशन कराने वाला फोर्स एंड मोशन को रेसिस्ट करने वाला फोर्स। तो इधर की तरफ देखो फोर्स लगना चाहिए, जो mg लगाएगा दैट इज़ 100 न्यूटन, 10 × g। इस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, दिस इज 6 × g, और इस पर फोर्स इधर लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो मोशन कराने के लिए फोर्स लग रहा है 10 × g, 10 × g, माइनस रोकने के लिए फोर्स है दैट इज़ फ्रिक्शन, माइनस ये भी रोकने के लिए फोर्स है दिस इज 6 × g। तो ये नेट फोर्स लिख दिए, ये मोशन कराने वाला फोर्स हो गया और ये मोशन को अपोज करने वाला फोर्स हो गया, दैट डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज़ 10 + 2 + 6। यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप फ्रिक्शन का वैल्यू पुट करोगे म्यू इंटू mg नॉर्मल दैट इज़ 20। फ्रिक्शन का वैल्यू आपका होना चाहिए, दिस इज म्यू इज़ 0.4, दैट इंटू नॉर्मल इज़ 20। आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे एंड इसे सॉल्व करोगे, वहाँ से आपका आंसर आना चाहिए 16/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो सपोज करो कि ये रेफरेंस लाइन है और आपको कोई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है, रेफरेंस लाइन से फाइनली ये एंगल मेजर करना है, दिस एंगल। ठीक है, तो अगर ये लार्ज एंगल हुआ, दिस इज डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो एंड ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप इस सेंस में मेजर कर रहे हो, इस सेंस में अगर मेजर कर रहे हो, तो आपका जो एंगल मेजर होगा, जो डेल्टा थीटा मेजर होगा, उसके लिए डायरेक्शन किधर आना चाहिए, बाहर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करोगे तो एंगल किधर आया, बाहर की तरफ, और जब क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल किधर आया, इनटू द प्लेन। तो एक ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और दो डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, और स्मॉल एंगल के लिए सोच करके देखो, सपोज करो दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया एंड आपको यहाँ तक एंगल मेज़र करना है एंड आपको पता है कि दिस एंगल इज़ डी थीटा। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिए और एक बार क्लॉकवाइज मेजर कर लिए। यहाँ पर जो एंगल मेजर्ड है दैट इज़ वेरी स्मॉल, आपको डी थीटा मेजर करना है। तो डी थीटा मेजर करना है, एंगल अगर वेरी स्मॉल है, अगर आप ऐसे मेजर करोगे तब तो ये फिर लार्ज एंगल हो गया ना, आपको वेरी स्मॉल एंगल मेजर करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसको मेजर करने का जो सेंस होगा आपका, ये इसी तरीके से सेंस होगा। तो इसमें जो डायरेक्शन आ रहा है, इस तरीके से डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपका जो है स्मॉल एंगल जो होगा दैट इज़ वेक्टर, एंड जो लार्ज एंगल है दैट इज़ ये वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट। एंड सेकेंड statement is the angular velocity is vector quantity having direction perpendicular to plane of circular motion। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, बोला जा रहा है कि वो जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये ठीक बोला जा रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। थर्ड इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये गलत बोला जा रहा है। फोर्थ वन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द सिस्टम, आउटसाइड भी हो सकता है। तो इसमें आपका बस केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इसमें लिखा गया है कि नेगलेक्ट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसको सर्कुलर अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर होने वाला है। और ओमेगा का जो वैल्यू है दिस इज़, इसमें कितना दिया गया है 20 रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स 20 × 2 पाई
इतना एंगल चला है कितने टाइम में, दैट इज़ 40 सेकेंड। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है दिस इज पाई, ओमेगा का वैल्यू इज पाई, इतना एंगल चला पर यूनिट टाइम। रेडियस इज़ 1 एंड पाई का स्क्वायर, आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज़ 9.87। पाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट इतना होता है 9.87, तो इसके अराउंड आंसर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. When a conservative force does negative work on a body, the potential energy of the body decreases. तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो तो डेल्टा यू इज़ माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर नेगेटिव हो गया तो जो ये होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव होने का मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर गया होगा। इसमें बोला जा रहा है कि डिक्रीज़ किया होगा, तो ये गलत बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज़ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये पूरे सिस्टम का जो वर्क होगा, पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको बोला जा रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा होगा। ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें लॉस करा रहा होगा, ठीक है। अब पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में लॉस करा रहा होगा। अगर इंडिविजुअल बॉडी की बात करेंगे तो उसमें इंक्रीज़ भी करा सकता है, डिक्रीज़ भी करा सकता है। जैसे आप ऐसे समझो कि सपोज करो एक प्लैंक है एंड इस पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को वेलोसिटी दे दिए v1 एंड इस प्लैंक को वेलोसिटी दे दिए v2 एंड कोई एक ज़्यादा है, सपोज करो v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो आप इंडिविजुअल जो ब्लॉक है और प्लैंक है इनको देखो, एनालाइज करो। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ब्लॉक के पास ज़्यादा स्पीड है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इसके पास वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v1। जो प्लैंक है, प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो प्लैंक पर वेलोसिटी इज़ v2 एंड इसने ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया है, ब्लॉक प्लैंक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा ऐसा। तो इसका स्पीड कम हो रहा होगा ब्लॉक का, ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा होगा। बट यही फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, इस पर वर्क पॉजिटिव हो रहा है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ पॉजिटिव, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव। लेकिन जब पूरे को अगर एक ही सिस्टम मान लोगे तब जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। किसी एक पर वर्क कर रहा है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, टोटल जब सम करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो पूरे सिस्टम का डिक्रीज करेगा बट इंडिविजुअल बॉडी का कैन इंक्रीज। थर्ड वन इज़ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो ये गलत बोल रहा है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहीं पर दिख रहा है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। फोर्थ इज़ इन एन इलास्टिक कोलिजन of two bodies kinetic energy of the system decreases after collision। तो इन इलास्टिक कोलिजन में डिक्रीज करता है, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि h हाइट से जब बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ हुआ एंड नाउ ये जो हाइट है इसको 200% से इंक्रीज़ कर दिया गया। 200% मतलब कि 2h, और 2h से इंक्रीज़ किया गया है तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, दिस इज़ 3h। तो आपका जो पहले काइनेटिक एनर्जी है दिस इज़ mg इंटू एच, आप वेलोसिटी से भी लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से लिख दिया कि h हाइट नीचे आया तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वहीं काइनेटिक में चेंज हुआ होगा, और इसमें काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए आपका mg इंटू 3 टाइम्स h, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज कितने से इंक्रीमेंट हुआ, दिस माइनस दिस और डिवाइडेड बाई, कैसे लिखोगे, दिस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई के इनिशियल। पहले इनिशियली कितना था, फाइनली कितना हो गया, दैट इंटू 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो अगेन आएगा 200%, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, बुलेट ऑफ मास and horizontal velocity this strike the wood of mass this instantly come to rest with respect to block। तो कोलिजन के बाद जो बोला जा रहा है, स्ट्राइक किया एंड स्ट्राइक करने के बाद ये रेस्ट पर आ गया,
ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट कराने का मतलब कि ब्लॉक के पास जो स्पीड होगा एंड जो बुलेट के पास जो स्पीड होगा वो दोनों स्पीड सेम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो बाद का मोमेंटम इज मास ऑफ द बुलेट इज़ 0.02 इंटू वी प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 0.8 इंटू वी। ये बराबर होना चाहिए आपका पहले जो भी मोमेंटम था। तो पहले जो बुलेट था उसका मोमेंटम इज़ मास 0.02 इंटू वेलोसिटी इज़ 41 प्लस ब्लॉक रेस्ट पर था तो उसका मोमेंटम इज़ 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक कितने हाइट तक जाना चाहिए, तो इसके बाद ये मोशन करेगा। तो सपोज करो ये h हाइट तक गया, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। कुछ चीज़ें हम लोग पहले से अपने से एज्यूम करके चलेंगे कि इसका जो रेडियस है या फिर जो लेंथ है उस हिसाब से होगा कि ये जो ब्लॉक है ऐसा नहीं है कि मोशन कर जाएगा सर्कुलर सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा फिर पूरे वर्टिकल सर्किल में चला जाएगा। ऐसा अपने से पहले से एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, कि कुछ हाइट तक गया होगा। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन फिर लिख लो, इसी को रेफरेंस लाइन एज्यूम कर लेंगे। तो दिस इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 0। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो h का वैल्यू आना चाहिए दिस इज v स्क्वायर बाई 2g, दैट मीन्स 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 1/20 मीटर, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्लोजन होने के बाद जो आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ मास 1 kg ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किए। तो एक मूव किया विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी मूव किया इधर विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज़ 1 kg, दिस मास इज़ 1 kg एंड जो फ्रेगमेंट बचा होगा 2 kg, ठीक है। तो इधर मोमेंटम कितना हुआ, दिस इज मास इंटू वेलोसिटी 2 यूनिट, दिस इज मास इंटू वेलोसिटी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इधर हुआ, 2 यूनिट इधर हुआ, इन दोनों का मिला करके जो मोमेंटम होना चाहिए दैट इज़ 2√2। और इसी मोमेंटम को कैंसिल करना पड़ेगा इसको, बिकॉज एक्सप्लोजन के पहले जो 4 kg का जो मास था वो रेस्ट पर था एंड वो एक्सप्लोड किया है। तो पहले मोमेंटम इज़ 0, बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इसको सपोज करो v स्पीड, तो 2 इंटू वी ये बराबर होना चाहिए 2√2 के। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ √2 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हुआ, ये सबका काइनेटिक एनर्जी आपको ऐड करने से मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो 1 kg का मास है दिस इज़ हाफ ऑफ 1 इंटू 2 स्क्वायर, और ऐसे 2 मास हैं इंटू 2 प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी इज़ दिस इज़ हाफ ऑफ 2 इंटू √2 स्क्वायर। एंड यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दिस इज़ 4 प्लस 2 दैट इज़ 6 जूल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, if the initial velocity of the lighter ball is 6 centimeter, then value of the coefficient of restitution। देखो इसमें बोला जा रहा है कि सपोज करो एक मास है दैट इज़ कैपिटल M एंड एक लाइटर मास है स्मॉल m। ये सपोज करो v1 स्पीड से आ रहा है एंड टकराने के बाद क्या हो रहा है कि जो लाइटर वाला मास है ये रेस्ट पर आ गया एंड जो हैवियर वाला मास है ये चला गया किसी स्पीड से, कुछ v2 स्पीड से। आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए, ठीक है। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लेंगे, ये पहले रेस्ट पर था। तो m इंटू v1 बराबर होना चाहिए कैपिटल M इंटू v2 के, बिकॉज m इंटू v1 प्लस 0 इज़ 0 प्लस m इंटू v2। तो यहाँ से जो आपका v2 बाई v1 का वैल्यू आ रहा है, सॉरी दिस इज v2 बाई v1, इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और जब हम लोग e का वैल्यू लिखेंगे तो e का वैल्यू इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है v2 से एंड जो अप्रोच वेलोसिटी है दैट इज़ ये रेस्ट पर है, इसकी तरफ v1 से अप्रोच कर रहा है v1, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है दैट इज़ स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है। और स्मॉल m इज़ दिस इज़ 0.05
दैट डिवाइडेड बाई 0.25। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आना चाहिए, दिस इज़ 1/5, 1/5 मीन्स 0.2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा एंड इनका रेशियो जो है इतना ही रह जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। बॉडी ऑफ मास 1 मूविंग विथ स्पीड दिस कोलाइड इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी ऑफ मास दिस, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय द लाइटर बॉडी। तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी रिटेन करेगा लाइटर बॉडी, देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें जो हैवी वाला बॉडी है ये रेस्ट पर है और इसमें जो कोलिजन हो रहा है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो दिस इज़ सपोज करो m एंड दिस इज़ कैपिटल M और ये इधर मूव कर रहा था कुछ v0 स्पीड से, और डाटा पुट करके देख लेते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 19। तो 1 kg का एक पार्टिकल है एंड एक है 1.5 kg का और ये इसकी तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। एंड कोलिजन के बाद सपोज करो कि जो 1.5 kg है ये चला गया कुछ v2 स्पीड से एंड जो आपका 1 kg है इसके पास सपोज करो स्पीड इज़ v1। तो इलास्टिक कोलिजन है, कोई भी कोलिजन रहेगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो 1 × 2 + 0 दैट इज़ 1 × v1 प्लस 1.5 × v2। ये आपका एक रिलेशन हुआ। एंड सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे वैल्यू ऑफ E इलास्टिक कोलिजन। तो दिस इज़ v2 - v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज़ 2 और इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये आपका सेकेंड रिलेशन हुआ। यहाँ से आप v1 v2 अपने से कैलकुलेट करो। एंड बोला जा रहा है कि जो लाइटर बॉडी है ये कितना काइनेटिक एनर्जी रिटेन करेगा, कितना फ्रैक्शन रिटेन करेगा। तो कितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है। मतलब आपका जो आंसर होने वाला है दिस इज़ हाफ ऑफ मास ऑफ लाइटर बॉडी इज़ 1 × v1²। ये काइनेटिक एनर्जी जो भी 1 के पास बच रहा है लाइटर बॉडी के पास, दैट डिवाइडेड बाई जो पहले था, दिस इज़ हाफ ऑफ 1 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करो, v1 का वैल्यू इसमें ला करके पुट करो, जो भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। with uniform velocity 10 meter per second, it hit the floor of elevator with speed 15 meter per second and suffer elastic collision। देखो सपोज करो कि ये अपना एलिवेटर है एंड एलिवेटर का जो फ्लोर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड जो बॉल है ये आकर के हिट किया विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड बाद में आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए कि जो एलिवेटर है, एलिवेटर अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद द सेम स्पीड। एक बॉल के टकरा जाने से जो एलिवेटर है उसका वेलोसिटी, उसका मोमेंटम नहीं चेंज हो जाएगा। एंड सपोज करो जो बॉल है ये बाद में जाने लगा कुछ भी स्पीड से, तो इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू आपका 1 होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज़ v - 10 दैट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ 15 + 10 एंड ये बराबर होना चाहिए 1 के। तो आपका यहाँ से v का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वॉल है या फिर जो फ्लोर है इसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कोलिजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो क्या बात बोला जा रहा है, एट एनी इंस्टेंट द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क प्योर रोलिंग हो रहा है। तो अगर सरफेस पर प्योर रोलिंग हो रहा है तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग इज़ ये वाला जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए। तो जो पॉइंट ग्राउंड से टच कर रहा है उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो वेलोसिटी इज़ 0 एंड इसके पास स्पीड अगर v है एंड ये ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड मिलेगा, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोशन इसके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में r ओमेगा इतना स्पीड मिलेगा। और अपने को पता है कि v = r ओमेगा होना चाहिए फॉर द प्योर रोलिंग।
इतना कंडीशन सबको याद रहता है। बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसको एनालाइज करने के लिए देखो कैसे सोचोगे कि जो सेंटर ऑफ मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज 0। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ किसी भी पॉइंट को देखो, ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड का भी एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से देख लेंगे और वो जो आंसर होगा वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी होगा। अब जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो ये पूरा प्योर सर्कुलर मोशन होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी नहीं दिखाई देगा, केवल सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, और सर्कुलर मोशन है एंड आर रेडियस होगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर या फिर दिस इज वी स्क्वायर बाई आर, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसके पास एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर एंड स्पीड इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड इज 0। फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एंगुलर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज डबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। तो सबसे पहले तो आप एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करो इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके मॉडिफाई करो, या फिर आप एंगुलर मोमेंटम को लिख दो सम कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इसका पावर x एंड फ्रीक्वेंसी इसका पावर y। डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपका 1 आएगा एंड y का वैल्यू आपका आएगा -1। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए दिस इज सम कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर देंगे तो हाफ फैक्टर आना चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, दैट मीन्स 1/4 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो 1/4 मतलब आंसर इज L डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज 2 टाइम्स i इंटू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज i एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा डैश। आपका ओमेगा डैश का वैल्यू इज 2 टाइम्स ओमेगा। ये लिखे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बॉल है, इसको एयर में इसको रेस्ट पे रखा जा रहा है और वाटर इससे स्ट्राइक कर रहा है। सपोज करो कि ये बॉल है और इससे वाटर स्ट्राइक कर रहा है एंड स्ट्राइक करने के बाद जो वाटर है वो रेस्ट पर आ जा रहा है। तो जो सपोज करो dm मास ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो dm मास स्ट्राइक कर रहा है dt टाइम में, तो dm मास इंटू वेलोसिटी, इतना मोमेंटम से स्ट्राइक किया माइनस फाइनली रेस्ट पर आ जा रहा है तो मोमेंटम इज 0, दिस डिवाइडेड बाई dt। तो वाटर का मोमेंटम इतना एक्सचेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब इतना वाटर पर फोर्स लग रहा होगा, यही फोर्स बॉल पर अप्लाई कर रहा होगा। तो आपके पास रिलेशन कैसा बना कि ये जो अपर डायरेक्शन में फोर्स है यहीं आपका जो बॉल का mg है इससे इक्वेट कर देंगे, दैट मीन्स dm बाई dt मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी, ये बराबर होना चाहिए mg के। तो इसमें सब डाटा पुट करके देखो, दिस इज 2 इंटू 10 और dm बाई dt, ये वेलोसिटी ले जा करके डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, इससे कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ रहा है दिस इज 10 kg पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू h हाइट ऑफ द लेक ऑफ द वाटर कॉलम। चलो देखो, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे रखना है और बोला जा रहा है कि जो एयर बबल का फॉर्मेशन हुआ है वो सरफेस पर पहुंच रहा है तो उसका रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स। सपोज करो कि ये अपना लेक है, ठीक है, और यहाँ से एक एयर बबल है और ये जब सरफेस पर पहुंचता है रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स 2r एंड इसका जो हाइट है लेक का जिसमें वाटर है दैट इज़ h, ऐसा एज्यूम कर लो। एक और डाटा दिया है कि आप P0 को रखो प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल H लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, तो P0 इज
रो जी एच। अब यहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए दिस इज़, यहाँ पर सपोज करो प्रेशर इस P2 और यहाँ पर सपोज करो प्रेशर इस P1। तो अपने पास रिलेशन होना चाहिए कि P2 V2 T1 V1, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो P2 इज़ P0 प्लस रो जी एच दिस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सपोज करो V, एंड फाइनली जब ये सरफेस के पास पहुँचेगा तो P1 इंटू रेडियस बिकम टू टाइम्स मतलब वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स ऐसा। तो P1 इज़ P0, दिस इज़ P0, दिस इज़ P0। तो यहाँ से जो रो जी एच का वैल्यू आ रहा है दिस इज 8 P0 माइनस P0 दैट इज 7 P0, और P0 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे दिस इज 7 रो जी कैपिटल H ऐसा। तो आप रो जी कैंसिल हुआ एंड H का वैल्यू इज दिस इज 7 टाइम्स कैपिटल H, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ L1 प्लस L2 दैट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई Y1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई Y2। सब डाटा पुट करो, इसमें आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 27, तो दिस वाज 26, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखो क्या फार्मूला होगा, दैट इज़ फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया इज शियर मॉडुलस, जो भी लेटरल शिफ्ट हुआ है दैट डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अब इसमें डाटा आप थोड़ा ध्यान से पुट करना। इसमें जो डायमेंशन दिया गया है, जो नैरो वाला साइड है उस पर फोर्स लग रहा है और इसको फिक्स रखा गया है, इसको फिक्स रखा गया है और इस पर फोर्स लग रहा है ऐसा। दिस इज़ 50 सेंटीमीटर, दिस इज़ 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। तो जब आप एरिया पुट करोगे तो एरिया के लिए लिखोगे 10 इंटू 50 इंटू 10 पावर माइनस 4, एंड जब लेंथ लिखोगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा डेल्टा एक्स से, एंड जो लेंथ का वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ दिस इज़ 50 सेंटीमीटर। इसमें सब डाटा पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अपने को पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। आप रेडियस को 2 टाइम्स करोगे तो आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट बिकम्स 4 टाइम्स 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 आपको नोट्स में कराया गया होगा, ठीक है। एंड इसमें जो आंसर आता है आपका रेडियस दैट इज़ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। सपोज करो एक ड्रॉप है ऑफ रेडियस R1 बबल एंड दूसरा बबल इज ऑफ रेडियस R2 एंड फाइनली एक बिगर बबल बन रहा है ऑफ रेडियस R, एंड वैक्यूम है तो P0 का वैल्यू आपका 0 हो गया। एंड इसमें सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स इज N1, नंबर ऑफ मोल्स इज N2, इसमें नंबर ऑफ मोल इज N ऐसा। तो आप रिलेशन लिखोगे P1 V1 डिवाइडेड बाई RT प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, बाद में होना चाहिए PV डिवाइडेड बाई RT। ये कैसा रिलेशन लिखे हैं, ये लिखे हैं N1 प्लस N2 इज N ऐसा। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्लस इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N के बराबर होना चाहिए एयर का। तो इसमें जो भी प्रेशर होगा PV डिवाइडेड बाई RT, PV डिवाइडेड बाई RT, PV डिवाइडेड बाई RT। अब इसमें सब डाटा पुट करो। P1 का वैल्यू आप जो भी लिखोगे, P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 प्लस 4S डिवाइडेड बाई R1 दिस इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई R1 क्यूब। ये RT ये सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें प्रेशर होना चाहिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 प्लस 4S डिवाइडेड बाई R2 दैट इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। एंड इधर लिखेंगे दिस इज अगेन P0 का वैल्यू इज 0 प्लस 4S डिवाइडेड बाई R दैट इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो देख लो सब कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, R स्क्वायर। तो दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज R स्क्वायर।
तो r का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इतना हो गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सॉल्व करो। एक मास है m एंड अनदर मास इज दिस इज 9 टाइम्स m और इनके बीच में डिस्टेंस है 24 मीटर। तो सपोज करो दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज 24 माइनस x। ये अपनी तरफ फील्ड बनाएगा और ये अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, दोनों फील्ड को कैंसिल कर देंगे। दिस इज जी m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड बराबर होना चाहिए जी 9 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। नेट फील्ड जीरो करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो भी आना चाहिए आपका आंसर है दैट इज 6 मीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वी स्क्वायर इज़ 1। बोला जा रहा है एम्पलीट्यूड कितना होगा। अपने को दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड मतलब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब वी का वैल्यू 0 हो। इक्वल टू के है यहाँ पे, जब वी का वैल्यू 0 होगा तब एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, दिस इज के डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज एम्पलीट्यूड। हाँ, अच्छा इसमें और भी चीज़ें पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार देख लो। सपोज करो कि दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज के। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, इसको इधर लेकर के जाओ। तो के माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर और दिस इज बी इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ से ए कॉमन लो, ए कॉमन लेंगे तो दिस इज के डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। दिस इज बी इंटू वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज ए डिवाइडेड बाई बी। इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ के बाई ए इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो v का वैल्यू आ रहा है रूट उधर लेकर के जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ a बाई बी इंटू अंडर रूट ऑफ k बाई ए इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन SHM, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू, एंड ओमेगा का वैल्यू कितना है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। तो आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल रहा है, मतलब टाइम पीरियड वगैरह अगर पूछता है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 32 में ये जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, स्प्रिंग्स जो दोनों हैं ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। वो देख के लग रहा है कि सीरीज जैसा है बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो दोनों ऐड हो जाएगा एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 9k, 6k प्लस 3k 9k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखो, सपोज करो ये है ऐसा और पहले ये यहाँ तक इसमें सबमर्ज था अप टू हाइट h, और इसको सपोज करो हम लोग जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। देखो आप इसको पूरा बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे डायरेक्टली आंसर लिख लोगे। तो ये h हाइट तक था एंड पूरा लेंथ है इसका समथिंग, एंड सपोज करो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस आपने शिफ्ट किया तो ये इतना जो ये रॉड है आपने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में x से शिफ्ट किया तो ये रॉड सपोज करो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। पहले इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर ही रहा था, अभी इतना प्लस डिस्प्लेस करेगा। ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी mg होगा वो बैलेंस हो रहा होगा। अभी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है मतलब जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स है वही आपका नेट फोर्स होने वाला है। तो नेट फोर्स इज दिस इज, ये एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, x इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g, ये हो गया नेट फोर्स। एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप इसी को मास से डिवाइड करो, x इंटू एरिया दिस डिवाइडेड बाई मास, मास इज लेंथ इंटू एरिया टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द रॉड, ये हो गया। दिस इज एक्सेलरेशन। एक माइनस साइन लगा सकते हो बिकॉज रीस्टोरिंग, और इसी को इक्वेट कर देंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ये x से x का वैल्यू कैंसिल हो गया, a से a का वैल्यू कैंसिल हुआ। ओमेगा इज दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाई रो g डिवाइडेड बाई l, ऐसा। एंड आपका जो टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड इज दिस इज 2 पाई
अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ रॉड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड लेंथ डिवाइडेड बाई जी, ये आपका आंसर होना चाहिए, रो एल डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू जी। अच्छा, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका 33 क्वेश्चन जो है ये आपका बोनस हो गया, इस पे सबको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, tension and diameter of sonometer wire having fundamental frequency of R tripled and density is made 1/3। तो पहले आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन लिखो, दिस इज 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, म्यू इज़ एरिया इंटू डेंसिटी, ठीक है, आप म्यू के लिए लिख सकते हो म्यू इज़ मास पर यूनिट लेंथ, तो मास को लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास डिवाइडेड बाई लेंथ, दिस इज एरिया इंटू डेंसिटी। अब बोला जा रहा है इसमें कि टेंशन बिकम्स 3 टाइम्स एंड डायमीटर बिकम्स 3 टाइम्स, तो आप टेंशन को अगर 3 टाइम्स कर दिए एंड जो डायमीटर है, आपका जो डायमीटर है उसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब एरिया बिकम्स 9 टाइम्स एंड जो डेंसिटी है उसको 1/3 कर दिया जा रहा है, तो ये फाइनली जो फैक्टर आ रहा है ये 1 आ जा रहा है ना, दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। टेंशन 3 टाइम्स हुआ, एरिया 9 टाइम्स हुआ, बिकॉज जो डायमीटर था उसको 3 टाइम्स किया गया था, एरिया 9 टाइम्स हुआ एंड डेंसिटी इज़ 1/3, डेंसिटी इज़ 1/3, सॉल्व करेंगे तो फैक्टर 1 आएगा, रिमेन अनचेंज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 35, देखो 35 में आप वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, तो वेव वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं दिस इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ, तो ये आपका होना चाहिए 1/t दिस डिवाइडेड बाई 1/λ, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, आपका ये वेव वेलोसिटी हो गया। और जो वेव वेलोसिटी होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग दिस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, लीनियर मास डेंसिटी। तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग वो mg के बराबर होगा, तो लैम्डा बाई टी इसका स्क्वायर, दिस इज mg, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg डिवाइडेड बाई म्यू इज एरिया इंटू जो भी है डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ से मास का कैलकुलेशन कर लेंगे, मास इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, दिस इज लैम्डा स्क्वायर रो इंटू ए दैट डिवाइडेड बाई जी इंटू टी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, closed organ pipe, open organ pipe have their first overtones identical in frequency। तो closed organ pipe के लिए first overtones मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो 3 डिवाइडेड बाई 4L1 इंटू V, ये बराबर है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन मतलब कि सेकेंड हार्मोनिक, तो दिस इज 2 टाइम्स 2 इंटू L2 दिस इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 2 टाइम्स L2 आता है एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए 4 टाइम्स L लेंथ आता है, दैट इज़ 4 टाइम्स L1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, V से भी कैंसिल होगा, L1 को इधर भेजो, दैट इज़ L1 डिवाइडेड बाई L2 इज दिस इज़ 3/4, हाँ ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट रेजोनेंस इज obtained फॉर 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम, सेकेंड रेजोनेंस इज फॉर 32 सेंटीमीटर। देखो सपोज करो कि ये आपका ट्यूब है और जो फर्स्ट रेजोनेंस हुआ है, जो आपका फर्स्ट रेजोनेंस हुआ है ये आपका 10 सेंटीमीटर पर हुआ है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा और ज़्यादा होता है ना, जैसे इसी को बोलते हैं दिस इज इंड करेक्शन। सपोज करो इंड करेक्शन इज ई एंड जो आपका फर्स्ट रेजोनेंस है ये 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास रिलेशन कैसा होना चाहिए, 10 प्लस ई का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज λ/4, दिस इज एक रिलेशन। एंड जो सेकेंड रेजोनेंस होगा इसके लिए जो लेंथ है यहाँ से दैट इज़ 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे जो ई होना चाहिए प्लस 32, इसका जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ 3 λ/4, ये सेकेंड रिलेशन। आप क्या करो कि फर्स्ट रिलेशन में
3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 32 दिस इज -2 प्लस यहाँ से मिलना चाहिए 3e माइनस ई दिस इज 2e इक्वल्स टू 0। तो e का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और इसमें आप ले जा करके अगर e का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको लैम्डा पता चल जाएगा, वेवलेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। चलो क्वेश्चन नंबर 38, इसे देखो समझना पड़ेगा, ठीक है। जब 40 सेंटीमीटर लेंथ है अब द सोनोमीटर वायर, तो जो फोर्क है वो आपका बीट फ्रिक्वेंसी दे रहा है 5। तो सपोज करो दिस इज़ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जब लेंथ है सोनोमीटर का तो फ्रिक्वेंसी इज़ f1, ठीक है। और इससे जो फोर्क है वो आपका जो बीट दे रहा है दैट इज़ 5। तो बीट फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए, या तो f1 + 5 हो जाए या तो f1 -5 हो जाए। ये आपका फोर्क के लिए है, ठीक है। जब स्ट्रिंग का लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर पे सपोज करो जो स्ट्रिंग है उसका फ्रिक्वेंसी इज़ f1 एंड जो फोर्क होगा उसका फ्रिक्वेंसी यही दोनों हो सकता है। अब बोला जा रहा है कि लेंथ इसका हो गया 42, कीपिंग टेंशन सेम। 42 सेंटीमीटर अगर लेंथ हो गया, आपका 42 सेंटीमीटर, सपोज करो फ्रिक्वेंसी बिकम्स f2। तो अपने को पता है कि अगर टेंशन चेंज ना करें एंड लेंथ को इंक्रीज कर दें तो आपका फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा। दैट मीन्स f2 इज़ लेस देन f1। लेंथ हमने इंक्रीज किया मतलब फ्रिक्वेंसी इसका डिक्रीज किया होगा। अब अपने से आप सोच करके बताओ, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बीट फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। अगर फोर्क का फ्रिक्वेंसी अगर ये हुआ और आप f1 का वैल्यू घटा रहे हो, लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, f1 का वैल्यू घट रहा है, तो इस फोर्क का अगर ये फ्रिक्वेंसी हुआ तो इसके साथ जब ये बीट देगा तो बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज f1 आपका डिक्रीज किया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि बीट फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड, तो इसके लिए जो फोर्क का फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, जैसे इसका फ्रिक्वेंसी जो भी है उससे 5 कम इसका फ्रिक्वेंसी हो जाए। अब जब आपने इसका लेंथ बढ़ाया तो इसका फ्रिक्वेंसी घटेगा, इसके बराबर होगा, फिर उसके बाद और जब लेंथ इंक्रीज करोगे तो और फ्रिक्वेंसी घटेगा, फिर से इससे कम हो जाएगा 5 एंड इन दोनों का जो बीट फ्रिक्वेंसी होगा अगेन 5 हो जाएगा। तो इसका फ्रिक्वेंसी आप घटाते रहिए, लेंथ इंक्रीज करते रहिए और इसका फ्रिक्वेंसी इसके फ्रिक्वेंसी से जब 5 कम हो जाएगा तो अगेन बीट फ्रिक्वेंसी कितना होगा 5। और अगर आप ये कंसिडर करोगे, आप इसका लेंथ इंक्रीज करोगे तो ये फ्रिक्वेंसी लगातार घटेगा और इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा ये तो फोर्क का फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, तो ये फ्रिक्वेंसी अगर घट रहा है तो बीट फ्रिक्वेंसी लगातार इंक्रीज करेगा। तो अपना जो आंसर होने वाला है दैट इज़ f1 - 5। अब टास्क ये है कि आप f1 कैलकुलेट करो और ये भी पता है कि इससे ये बीट फ्रिक्वेंसी 5 दे रहा है, इससे भी बीट फ्रिक्वेंसी 5 दे रहा है, मतलब इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए दैट इज़ 10 हर्ट्ज़ का होना चाहिए, इससे 10 कम ये होना चाहिए। तो देखो इसको थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करो। सपोज करो कि 40 सेंटीमीटर दिस इज़ लेंथ L1 एंड दिस इज लेंथ L2। तो एक रिलेशन तो ये लिख देंगे f2 - f1 दिस इज 10 हर्ट्ज़, ठीक है। इसको क्या करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो f1 से। यहाँ पर इसे ऐसे लिखो, आपका f1 ज़्यादा है ना तो f1 - f2 लिखो। f1 - f2 इज 10 दैट डिवाइडेड बाई f1। अपने को f1 ही कैलकुलेट करना है, इधर भी f1 से डिवाइड कर दो। यहाँ से देखो कैसा मिलना चाहिए, f1 से f1 को डिवाइड किया दिस इज़ 1 माइनस f2 बाई f1 दिस इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई f1। अब f2 बाई f1 का जो वैल्यू होना चाहिए 1 माइनस, वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना, तो ये आपका आना चाहिए 1/L1, f2 में आना चाहिए 1/L2 एंड ये L1 ऊपर चला जाना चाहिए, दिस इज L1 इक्वल्स टू 10/f1। अब इसमें सब डाटा पुट करो, 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई f1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो f1 का वैल्यू आना चाहिए 210 हर्ट्ज़। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, ये आपका f1 का वैल्यू पता चला और 4 का फ्रिक्वेंसी इज़ f1 - 5, तो f1 - 5 इज़ 4 फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 205 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, कैलकुलेशन थोड़ा देखेंगे ना ध्यान से।
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 39 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई इट। 39 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 40, स्लोप देख लो। स्लोप इज 100 डिवाइडेड बाई 210 माइनस 32, तो 100 डिवाइडेड बाई 180। एंड 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, तो हमेशा जीरो नहीं होता है। इफ़ द हीट इज़ गिवन टू अ सिस्टम द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीजेस, जरूरी नहीं है, ठीक है। पता चला कि वर्क ज़्यादा से परफॉर्म कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी घट गया, टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ हीट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, वही चीज़ ना, कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर घट भी सकता है, करेक्ट। वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम ओनली, तो जो वर्क रहता है वो आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर केवल नहीं डिपेंड करता है, वो पाथ पे भी डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। तो फोर्थ वन इज़ गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 में इसमें बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज। अब इसमें देखो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि टोटल हीट कैलकुलेट करो। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, amount of heat extracted from the source in single cycle, कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया गया, मतलब सिस्टम ने कितना हीट रिलीज़ किया गया। हो सकता है कि किसी पार्ट में हीट एब्जॉर्व कर रहा हो सकता है किसी पार्ट में हीट रिलीज़ कर रहा हो। तो जिस पार्ट में एब्जॉर्व कर रहा होगा उसको छोड़ दो, जिस पार्ट में रिलीज़ कर रहा होगा उसको लिखते जाओ, ठीक है। एंड जिस स्टेप में हीट रिलीज़ करेगा उसको ऐड कर देना, वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, सपोज करो कि ये एक जो भी स्फेयर है एट टेम्परेचर T और ये कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, और यहाँ पर कोई एक फॉइल रखा हुआ है ना, कुछ एक मेटल फॉइल रखा हुआ है, और इस ये जो एनर्जी रिसीव कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ पावर, इसने P रिसीव कर रहा है। सपोज करो यहाँ से जो एनर्जी जनरेट हो रहा है दिस इज P0, तो P0 डिवाइडेड बाई 4 π d², इनके बीच का डिस्टेंस इज d, तो ये यहाँ का इंटेंसिटी हुआ, इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दिस फॉइल, इसका जो एरिया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया दैट इज पावर, तो इतना पावर ये रिसीव कर रहा होगा। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि इसका टेम्परेचर बिकम्स 2 टाइम्स, टेम्परेचर को 2 टाइम्स कर दिए। टेम्परेचर को 2 टाइम्स करोगे तो P0 जो होगा ये बिकम्स 2⁴, एंड डिस्टेंस को भी बोला जा रहा है 2 टाइम्स, तो डिस्टेंस को जब 2 टाइम्स करोगे तो दिस बिकम 2⁴, तो ये फैक्टर कितना आ रहा है, दिस इज़ 4 टाइम्स, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर आपका 4 टाइम्स हो रहा है तो पावर यहाँ पर जो पहुँच रहा है वो कितना हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स, दैट इज़ 4P, ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 43, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, तो एक एंड को रखा जा रहा है आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे एंड सेकेंड एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ठीक है। तो कितना मास मेल्ट कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, सपोज करो dm मास मेल्ट किया तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर यूनिट टाइम दैट इज dt, तो कितना एनर्जी उसको चाहिए मेल्ट करने के लिए पर यूनिट टाइम, दैट इज जो भी एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रहा होगा दिस इज dq/dt। अब dq/dt के लिए हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, सपोज करो दिस टेम्परेचर इज T, इनिशियली 50 है, तो T - 0 1/k लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ एंड के इधर चला जाना चाहिए ऐसा। अब आप इसमें देखो कि अगर 50 है तो जो भी है ना, बोला जा रहा है कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ डबल्ड, जो ये मास मेल्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम ये 2 टाइम्स मेल्ट करने लगे पर यूनिट टाइम, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखो, टेम्परेचर इज मेड 200 डिग्री सेल्सियस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज डबल्ड। टेम्परेचर को 200 करोगे तो 50 का कितना हो गया 4 टाइम्स, एरिया को 2 टाइम्स करोगे तो 4 × 2 दैट इज 8 टाइम्स, अब 8 टाइम्स मास मेल्ट हो रहा होगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वन इज टेम्परेचर इज मेड 100 एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज मेड 4 टाइम्स। टेम्परेचर को 100 किया मतलब दिस फैक्टर बिकम्स 2 टाइम्स, लेंथ को कितना किया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 ही तो हाफ हो जाएगा। एंड थर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज हाफ एंड लेंथ इज डबल। एरिया को हाफ करोगे तो 1/2, लेंथ को डबल करोगे तो अगेन
ये डिनोमिनेटर में है, तो ये भी फैक्टर बनेगा 1/4। लास्ट वन इज टेम्परेचर इज मेजर्ड 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिकम्स 2 टाइम्स, एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड लेंथ बोथ आर डबल। इन दोनों को 2 टाइम्स कर दोगे, एरिया को एंड लेंथ को, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, टेम्परेचर बिकम्स 2 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका फोर्थ वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, तो 1 VSD 1 MSD कैलकुलेट करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD इज लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इसमें जो भी डाउट किसी क्वेश्चन में होगा तो आप उसको वापस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।